बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान बराह रास्त एक बहुत बड़ी लड़ाई आज शुरू हो चुकी है। अगर इस लड़ाई में सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जीत यकीनी हो जाती है तो फिर समझ जाएं कि ये जीत सेनेट ऑफ पाकिस्तान की नहीं बल्कि ताकतवर हलकों की ये जीत होगी। और उसके बाद पाकिस्तान में आम इंतखाबात यूं चुटकी में मुलतवी करवाए जा सकते हैं। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा आज सेनेट इजलास शुरू होने से पहले क्या कुछ होता रहा ये भी बताएंगे। उसके साथ साथ आज ताहयात नाअहली केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया है, ये भी बताएंगे। उसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये भी बताएंगे। और उसके अलावा आज फवाद चौधरी के मामले को लेकर अदालत ने बहुत एक सख्त फैसला सुनाया है, ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाजरीन, आप सबको भी आगाह है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद दिनों से आम इंतखाबात मुलतवी करवाने के हवाले से, डेट थोड़ा आगे बढ़ाने के हवाले से चीख पुकार बाकायदा शुरू किया जा चुका था। और ये चीख पुकार सबसे पहले मौलाना फजल रहमान ने ये चीख पुकार उन्होंने शुरू किया था। वो सबसे पहले इस्लामाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सिक्योरिटी खदशात और फिर मौसम का बताकर उन्होंने कहा कि इंतखाबात की डेट जो है वो थोड़े आगे बढ़ानी होगी। उसके बाद केपी में जाकर उन्होंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोबारा उन्होंने कहा कि इंतखाबात जो हैं वो थोड़े मुलतवी होने चाहिए। उसके बाद उनके काफिले में एक हमला हुआ और उनके काफिले में हमला होने के बाद 3 रोज़ कबल मोहसिन दावड़ की गाड़ी पर भी बाकायदा नॉर्थ वज़ीरिस्तान में कातलाना हमला हुआ उनके ऊपर, और उनकी गाड़ी पर बराह रास्त फायरिंग की गई और बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से वो बच गए। तो यूँ उसके बाद जो है ये इंतखाबात को मुलतवी करवाने की जो गुफ्तगू थी और चीख पुकार थी उसमें शिद्दत लाई गई। और आज इस सनद में इलेक्शन को 8 फरवरी के इंतखाबात को मुलतवी करवाने के हवाले से एक करारदाद पेश की गई थी। नाज़रीन, आज ये करारदाद जो पेश की गई है, जो कसरत राय से 2 बार मंजूर हो चुकी है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखने के बाद आज सेनेट इजलास शुरू होने से पहले क्या कुछ होता रहा ये भी आप लोगों को बताएंगे। नाज़रीन, आज सेनेट सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करवाने के हवाले से जो करारदाद पेश की गई थी वो कसरत राय के साथ 2 बार मंजूर की गई। एक दफ़ा मंजूर होने के बाद दोबारा इसको मंजूर किया गया, दोबारा इस हवाले से राय ली गई है। नाज़रीन, यूँ तो कसरत राय कहने से तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें सेनेट के इजलास में आज कितने सेनेटर्स होंगे, एक बहुत बड़ा इजलास होगा। तो यूँ आज ये करारदाद जो है कसरत राय से मंजूर हुई है, ऐसी बात नहीं है। आज टोटल 14 अरकान सेनेट मौजूद थे इस इजलास के दौरान जब ये करारदाद मंजूर हो रही थी। आज नाजरीन, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में जब इजलास शुरू हुआ तो इसमें टोटल 14 सेनेटर्स मौजूद थे। और उसमें जो वोट कास्ट करने वाले थे वो कसरत राय से इसके हक में वोट कास्ट कर चुके थे, लेकिन इसकी मुखालिफत में वोट कास्ट करने वाले निगरां वजीर इतलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं इसके अगेंस्ट वोट कास्ट कर चुके हैं। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह जो हैं वो इसके खिलाफ जो हैं वोट कास्ट कर चुके हैं। लेकिन इसमें 2 उम्मीदवार जो हैं बिल्कुल खामोश रहे हैं, हैरान कुन है। वो दोनों सेनेटर्स से जो खामोश रहे हैं नाजरीन, उसमें पीपी के सेनेटर, पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं बेहरामन तंगी, वो बिल्कुल खामोश रहे। उसके साथ साथ पीटीआई के जो सेनेटर थे गुरदीप सिंह, वो भी इस करारदाद के वक्त जो हैं बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। चले, पीटीआई के सेनेटर की खामोशी तो समझ में भी आती है कि यार वो खामोश क्यों रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी के सेनेटर या तो मुखालिफत करते या तो इसके हक में वोट देते, बिल्कुल ही खामोश रहे। ये समझ से बालातर है। तो यूँ उसके बाद जो हैं आज एक तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने इसके खिलाफ की, उसके बाद जो है अफनानुल्लाह ने किया, और पीपल्स पार्टी के और पीटीआई का जो सेनेटर था वो बिल्कुल खामोश रहे। तो यूँ 4 बिल्कुल, 2 ने खिलाफ वोट दिया, 2 खामोश रहे। तो यूँ 10 वोट के साथ आज की करारदाद मंजूर हो चुकी है। अच्छा, ये जो करारदाद मंजूर हो चुकी है इसमें टोटल ज़्यादा तादाद जो है वो बलूचिस्तान, और इसमें तादाद जो हैं वो फाटा के जो सेनेटर्स हैं उनकी तादाद है। यानी ये जितने भी आज करारदाद पास करवाने में जो सेनेटर्स वहाँ मौजूद थे, ये सब छोटी जमातों से इनका ताल्लुक है। अच्छा, ये करारदाद आज ये पेश होने से पहले ज़राए का ये कहना है कि ये तमाम सेनेटर्स से, ज़राए का ये दावा है कि ये सब जो हैं आज चेयरमैन सेनेट के
ऑफिस में मौजूद थे इजलास शुरू होने से पहले। जब वहाँ ये मौजूद थे तो किसी को भी पता नहीं था कि ये इस तरह की करारदाद आ सकती है, ये किसी को भी पता नहीं था। अचानक ये करारदाद लाई गई है। अच्छा, जब वहाँ ये मौजूद थे तो ये सब आपस में गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी नहीं होने चाहिए। लेकिन उसमें जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं अफनानुल्लाह, ये बिल्कुल खामोश थे और ये इनका ये कहना था कि मुझे खदशा है कि कोई साजिश हो सकती है इस पर। उन्होंने ये कहा था पहले ही। उसके बाद अचानक सेनेट इजलास शुरू होने के बाद जो है ये करारदाद पेश की गई और फिर इंतखाबात को मुलतवी करवाने की एक आखिरी कोशिश की गई है। उसमें जो मैंने पहले बताया कि ज़्यादा वोट कास्ट करने वाले जो थे वो इसमें छोटी जमातें जो बलूचिस्तान और फाटा की हैं, वो उम्मीदवार इसमें मौजूद थे। अब ये छोटी जमातों का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोग हैं, ये वो सेनेटर्स हैं, ये वो जमातों से इनका ताल्लुक है जो बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट जो है, इनको कंट्रोल करती रही है। तो आप समझ जाएँ, जो मैं पहले ही अपने इंट्रो में कह रहा था कि ये जीत सेनेट की जीत नहीं है, ये बल्कि जीत उन ताकतवर हलकों की जीत है, जो इंतखाबात को मुलतवी करवाना चाहते हैं। और ये काफ़ी अरसे से इलेक्शन को मुलतवी करवाने की कोशिश थी। हम अपने बहुत से व्लॉग्स में इसका ज़िक्र भी कर चुके हैं कि ये बाकायदा जो निगरान सेटअप है, इसको आगे चलाने के लिए मुक़्तदर हल्के चाहते थे कि यही सेटअप चले और बराह रास्त हम ही कंट्रोल करके रहें और कुछ अरसे तक जो है पाकिस्तान की मईशत इस तरह मज़बूत हम कर लेंगे और बाहर से जो हमने कुछ रकम लाई है पाकिस्तान के ख़जाने में, वो उससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो किसी तरीके से संभल सकें। अगर हम किसी सियासी जमात को बराह रास्त हुकूमत हवाला कर लेते हैं इलेक्शन के ज़रिए, तो वो फिर मुख्तलिफ़ मनसूबों में पाकिस्तान के ख़जाने से रकम जो है वो लगा लेंगे, जिससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँच सकता है। ये जवाज़ पेश करके इंतखाबात को मुलतवी करवाने की ख्वाहिश का इज़हार किया जा चुका था, लेकिन चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने बराह रास्त रिमार्क देकर कहा कि नहीं, इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को ही होंगे। तो कल भी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने वाज़ेह तरीके से बता चुके थे कि इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को ही होंगे, इसमें कोई मुलतवी के चांस नहीं है, कन्फ्यूजन पैदा ना करें, ये कल भी वो बता चुके थे। तो आज ये करारदाद जो पेश की गई है, अगर इस करारदाद के बाद जो है अगर इंतखाबात मुलतवी करवाने में आज ये सेनेटर्स कामयाब हो जाते हैं, तो ये सेनेटरों की जीत नहीं है, ना तो ये पार्लियामेंट की जीत है, बल्कि उन ताकतवर हलकों की जीत है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि जो चाहते हैं कि इंतखाबात मुलतवी हो और उनकी मनमानियाँ चलती रहें, वो अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान को चला लें। कुछ अरसे ये सेटअप को मज़ीद चलाया जाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की जीत हो जाती है तो फिर समझ जाएँ कि एक सियासी जमात को बराह रास्त इक़्तिदार मुंतकिल करके पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाने में किसी हद तक एक छोटी-सी अच्छी कोशिश हो सकती है। आगे जाकर क्या होता है, इस हवाले से कुछ कहना क़ब्ल वक़्त है। उसके साथ-साथ नाज़रीन, आज ताहयात नाअहली का जो केस था, उस केस में भी एक बहुत बड़ा डिसीजन आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह तरीके से बताया गया है कि ताहयात नाअहली का जो केस था, उसमें आज भी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स जो थे, वो बड़े मायने-ख़ेज़ थे, बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स थे और आज ये दोनों आज वकला के दलाइल सुनने के बाद जो हैं, आज इसका फ़ैसला महफूज़ किया जा चुका है और अब आने वाले वक़्तों में देखें कि इसका डिसीजन क्या आता है। लेकिन मेरी राय ये है कि इसमें डिसीजन ताहयात नाअहली का जो ऑप्शन है, उसको चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, मुझे ऐसा लगता है कि ये परमानेंट इसको बंद कर लेंगे, ये ताहयात नाअहली का मामला। हाँ, अलबत्ता इसमें कोई 5 साल के लिए, 3 साल के लिए या कोई और तरीक़ेकार निकाला जाएगा कि अगर कोई गलती कर लेता है कोई सियासतदान, तो उसको कैसे हमने टैकल करना है, तो वो निकाला जा सकता है। लेकिन ताहयात नाअहली का जो ऑप्शन है, इसको ख़त्म करने के लिए बाकायदा गेम प्लान जो है वो तरतीब दी जा सकती है। उसके साथ-साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आज बाकायदा इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे ज़ैन कुरैशी के उमरकोट से कौमी असम्बली के हल्का एनए 214 से कागजात नामजदगी जो हैं वो आज मंजूर कर लिए हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी फ़तह है, बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके थे। तो यूँ उनके कागजात आज मंजूर होना, इनके हक़ में फ़ैसला आना, इलेक्शन लड़ने की परमिशन मिलना, यह इनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। सिर्फ़ इनकी नहीं, बल्कि एनए 238 से हलीम आदिल को भी इलेक्शन लड़ने की बाकायदा इजाज़त मिल चुकी है। उसके अलावा 241 से पीटीआई उम्मीदवार अरसलान खालिद को भी बाकायदा उनकी भी अपील मंजूर करते हुए इलेक्शन लड़ने की आज उनको भी इजाज़त मिल चुकी है। और नाज़रीन, आज की तीसरी और सबसे बड़ी आज की खबर, एक बड़ी खबरों में से खबर ये भी है
کہ آج اسلام آباد احتساب عدالت نے فواد چودھری کو ان کی جسمانی ریمانڈ میں مزید 4 روز کی توسیع کر دی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ فواد چودھری کے لیے بھی کتنی مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ چند دن پہلے ان کو چھوڑا گیا تھا اور انہوں نے تحریک استحکام پارٹی کو جوائن کرنے کا باقاعدہ وہ اعلان کر چکے تھے، لیکن اس کے بعد اس پارٹی کے اندر یہ متحرک نہیں ہوئے، بالکل ہی خاموش رہے۔ متحرک نہیں ہونے کی وجہ سے پھر باقاعدہ ان سے باقاعدہ نمٹنے کا باقاعدہ پروگرام بنایا گیا اور اس کے بعد دوبارہ ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ اوپن ہونا شروع ہو گئے اور یوں اب ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید اضافہ کیا جا چکا ہے۔ ظاہر ہے جوڈیشل ریمانڈ میں ہوتا کیا ہے، ان سے پوچھ گچھ ہوگی، خفیہ ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ٹارچر کیا جاتا ہے منٹلی طور پر اور ان سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں بھائی آپ نے ادھر ہی رہنا ہے یا پھر اپنا جو ہم نے کہا ہے اس کے حساب سے آگے بڑھنا ہے۔ تو یوں اس وقت جو بھی لوگ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، جو چھوڑ دیتے ہیں اور پریس کانفرنس کر لیتے ہیں یا پھر توبہ کر لیتے ہیں تو ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں انصاف اور پھر احتساب کا یہ جو عمل ہے یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے، یہ جسٹ انتقامی کارروائیاں ہی ہے۔ اگر درست انتقام ہوتا، پاکستان کی معیشت مضبوط کرنے کا مقصد ہوتا، پاکستان کی جمہوریت مضبوط کرنے کا اگر پلان ہوتا تو میرے خیال میں جو بھی گناہگار ہوتا اس کو کڑی سے کڑی سزا ملتی، ہم سب بھی اپریشیٹ کر لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔